बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सैयद फ़ारूक रज़ा। आज हमारा केमिस्ट्री का 5वां चैप्टर हम शुरू करने लगे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी। उसमें डाल्टन थ्योरी बेसिकली बताती है कि एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बनता है। तो अब सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो हमने वहाँ पढ़ा था कि फंडामेंटल जो बेसिकली फंडामेंटल पार्टिकल हैं वो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो आज हम बेसिकली एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें हमने देखना है कि किस तरीके से साइंटिस्ट ने डिस्कवरीज की इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की, ताकि पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एटम का जो है वो हमारे पास आया है। तो इसलिए आज सबसे पहले जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले तो आप इसमें देखें कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमारे पास ये ऑपरेटर्स है सारा। 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक कैथोड है और एक एनोड है। दोनों हाई वोल्टेज सप्लाई से ये अटैच हैं। अब हमारे पास यहाँ ये वैक्यूम पंप है एयर को रिमूव करने के लिए। अच्छा, अब एक बात याद रखें, इसमें कोई ना कोई गैस फिल है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो वोल्टेज बेसिकली जो वोल्टेज का जो डिपेंड करता है वो 2 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। एक लेंथ पे, ट्यूब की लेंथ कितनी है, दूसरा प्रेशर कितना है ट्यूब के अंदर। अब ये 2 चीजें बताएंगी कि हमारे पास करंट का फ्लो किस तरीके से होगा। अब पहली कंडीशन अगर हम देखें कि करंट फ्लो नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? ऑर्डिनरी प्रेशर ज्यादा था और वोल्टेज जो था शुरू के अंदर 5000 था। अब उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स थे ऑर्डिनरी प्रेशर पे वो बहुत करीब करीब थे। अब जो ये कैथोड रेज यहां से आई वो इनके साथ क्या कर रही थी, कोलाइड कर रही थी। अब जब कोलाइड कर रही थी तो अब ज़ाहिर बात है कोलिजन की वजह से इनकी एनर्जी डेसिपेट हो रही थी और अब उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है, कैथोड रेज का फ्लो जो है वो नहीं हो पा रहा था। अब कंडीशन को थोड़ा वेरी करना पड़ा, प्रेशर को रिड्यूस किया हमने। अब ये ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रखिएगा, प्रेशर रिड्यूस करके 0.01 था ताकि मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला जो है वो ज्यादा हो जाए। वोल्टेज भी कम था 5000 पे, अब वोल्टेज को हमने बढ़ाकर 5000 से 10000 वोल्ट पे हम ले गए। अब क्या हुआ कि अब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला प्रेशर कम करने की वजह से ज्यादा हो गया। अब इजीली करंट का फ्लो जो है वो होना शुरू हुआ। अब याद रखें कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हमारे पास मिला, ग्लो हुआ। कैसे? जब ये रेज आई एनोड की तरफ और इसने वॉल ऑफ कंटेनर या वॉल ऑफ हम कह रहे हैं ग्लास ट्यूब के अंदर ये इसने आके टकराया तो अब यहां ग्लो प्रोड्यूस हुआ। अब ये जो बेसिकली फ्लोरेसेंस है, ग्लो है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर कौन सी कॉम्पोजिशन की गैस हमने फिल की हुई है। कोई भी गैस जो है उसकी जितनी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होती जाएगी उसका कलर भी उसका ग्लो का वो डिफरेंट होगा। तो अब क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ गए हैं, ये रेस कहां गई है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ गई है, तो इसलिए इन पे क्या चार्ज साबित हुआ कि ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। और इस तरीके से हमारे पास क्या हुई, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई। अब इसके बाद अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज देखें, हम इलेक्ट्रॉन को यहां कैथोड रेज कह रहे हैं। कैथोड रेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कैथोड से निकल रही है। किससे निकल रही है? कैथोड से, इसलिए इसको कैथोड रेज का नाम दिया जा रहा है। तो कैथोड रेज की अगर प्रॉपर्टीज को देखें तो सबसे पहले पॉइंट हमें बता रहा है कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। उसके लिए उन्होंने 2 साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए, एक ने इलेक्ट्रिक फील्ड को और एक ने मैग्नेटिक फील्ड को यहां डिस्कस किया है। सबसे पहले 1895 में जे प्रिन एक साइंटिस्ट था, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने डिफ्लेक्शन देखी कैथोड रेज की। अच्छा, कोई भी पार्टिकल अगर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है इट्स मीन उस पर कोई ना कोई चार्ज मौजूद है। अगर कोई पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करता इसका मतलब क्या, वो न्यूट्रल है, उस पर क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो वो डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करेगा। अब कैथोड रेज की डिफ्लेक्शन देख रहे हैं हम, यहां कैथोड से रेज निकली। अब अगर जब भी कोई फील्ड अप्लाई नहीं की थी इसने आकर 1 पे स्ट्राइक किया, क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन शो नहीं की। लेकिन जैसे ही यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो अब उसने 0.2 पर जो है डिफ्लेक्शन हमें नजर आई। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस हो रहा है क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। इसके बाद अगर दूसरी बात करें, थोड़े पहले जे थॉमसन ने 1895 में डिफ्लेक्शन देखी कैथोड रेज की,
इसने मैग्नेटिक फील्ड पे देखी थी, तो अब यहां कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है। अब इसने देखा जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इसने अप्लाई की तो कैथोड रेज 0.3 की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, इट्स मीन ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब प्लेट पॉजिटिव है तो अब आप देखें कि ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, प्लेट पॉजिटिव है तो कौन सी रेज आएगी, तो नेगेटिव, इसलिए भी ये प्रूव हुआ कि क्या है, हमारे पास नेगेटिव जो है वो पार्टिकल है। अब कैथोड रेज फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब फ्लोरेसेंस कहां प्रोड्यूस करते हैं, अब जब स्ट्राइक करते हैं ग्लास ऑफ ट्यूब पे, वॉल जब होती है ग्लास की, इसमें हम जब स्ट्राइक करता है तो वो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। रेयर अर्थ एलिमेंट लेंथेनाइड एक्टिनाइड की बात कर रहे हैं, इसमें भी हम फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हो रहा है। एग्जांपल देखें, अगर एल्यूमिना है तो वो ग्लो क्या करेगा, रेड, अगर टिन स्टोन है तो उसका येलो। ये ऑब्जेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, हर साल इनमें से कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। तो ये आपके पास कलर की एग्जांपल्स यहां हमने बता दी। कैथोड रेज जो है, अगर हम यहाँ ओपेक ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, ओपेक एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। कैथोड रेज आई, इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक किया, इसका शैडो बना दिया। अब इससे हमें दो चीजें पता लगती हैं जी, एक क्या कि कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और दूसरा ये सरफेस के परपेंडिकुलर है। कैथोड सरफेस देखें ये 90 का एंगल बना रहा है, तो 90 का एंगल बना रहा है तो उसको हम कहेंगे ये परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली ये दो चीजें आपसे पूछ सकता है। तो हम अगर ये देखेंगे कि बोर्ड में सवाल आया था, प्रूव दैट कैथोड रेज मूव इन अ स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस, तो आप ये एक तो डायग्राम बनाएंगे और ये हम लिख देंगे, क्योंकि ये एक शार्प शेडो जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, इस वजह से हम कहते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट में मूव कर रहा है और ऑपोजिट टू, हम परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। अच्छा, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करें, ये भी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। हमारे पास यहां से कैथोड रेज निकली, स्मॉल पैडल व्हील जो है इसके आगे रखा हुआ था, अब इसको उसने घुमाया, रोटेट किया। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें दो तीन चीजें पता लग रही हैं, वो क्या, एक तो इसका कैथोड रेज का डेफिनेट मैस है, दूसरा इसकी डेफिनेट वेलोसिटी है, तीसरा इसके पास मोमेंटम है, चौथा जो है मटेरियल पार्टिकल है बेसिकली। तो आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मैस और वॉल्यूम का वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मोमेंटम। तो बेसिकली अगर आपको इनमें से कोई भी सवाल पूछता है तो ये एक्सपेरिमेंट हमें बताना पड़ेगा कि प्रूव दैट कैथोड रेज हैज सर्टेन मोमेंटम, तो आपको हमें ये बताना पड़ेगा एक्सपेरिमेंट को। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कैथोड रेज एक्स रेज भी प्रोड्यूस करता है, जब कब करेगा, जब एनोड जो है ये स्ट्राइक करेगा जिस ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो ज्यादा हो, जिसका लार्जर एटॉमिक नंबर हो, कैथोड रेज उस एनोड पर अटैक करेगा, उसके नतीजे में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होंगी, एक्स रेज प्रोड्यूस होंगे। कैथोड रेज हीट भी प्रोड्यूस करती है, जब भी किसी मैटर पे कैथोड रेज को फॉल करवाया जाता है उस मैटर का टेम्परेचर राइज कर देती है। इट्स मीन कैथोड रेज प्रोड्यूस हीट व्हेन फॉल ऑन मैटर, मैटर पे फॉल करवाएंगे तो उसका टेम्परेचर राइज कर देगा। कैथोड रेज अगर कोई कनकेव तरह का, कनकेव आपने पढ़ा हुआ है, कन्वेक्स और कनकेव, अगर कनकेव कैथोड हो, वो प्लाटिनियम फॉयल पर अगर उसको हम फोकस करवाया जाए, उस पर रेज फॉल करवाई जाए, तो प्लाटिनियम फॉयल भी क्या करती है, ग्लो करना शुरू करती है। अच्छा, कैथोड रेज गैसेस को आयनाइज करने की सलाहियत रखती है, कैपेबिलिटी रखती है। कैथोड रेज जो है केमिकल चेंज भी ले आती है रिएक्शंस के अंदर, क्यों, क्योंकि इसका रिड्यूसिंग इफेक्ट होता है। इसके बाद अगर हम इसको पास करवा सकते हैं थिन मेटल फॉयल से भी, कैथोड रेज थिन मेटल फॉयल से पास हो सकती है। कौन कौन सी मेटल हो सकती है, एल्यूमिना और गोल्ड फॉयल की बात कर रहे हैं हम यहाँ। अच्छा, E/m वैल्यू, E क्या है, चार्ज है, मैस m से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो E/m वैल्यू ऑफ कैथोड रेज को अगर हमने कंपेयर किया और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और मैस उसको कंपेयर किया, दोनों इक्वल थे। इट्स मीन कि कैथोड रेज इज सिंपली इलेक्ट्रॉन्स, कैथोड रेज क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स है। तो जे थॉमसन ने भी ये कंक्लूड किया कि हमारे पास जो E/m रेशो अगर कैथोड रेज की देखें और E/m वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रॉन की देखें तो दोनों क्या रहेंगे, ये सेम रहेंगे। तो इस अब एक साइंटिस्ट है, आप इसको ऑब्जेक्टिव को अंडरलाइन कर लीजिएगा, एक साइंटिस्ट है स्टोने, इसने कैथोड रेज का नाम जो है वो इलेक्ट्रॉन्स रखा। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन का नाम अगर आपसे पूछता है किसने रखा है, तो वो साइंटिस्ट स्टोने है जिसने ये नाम रखा है। अच्छा,
अगर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट की बात की इलेक्ट्रॉन की, ई बाय एम वैल्यू सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई भी गैस है वो एक तरह के इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी डिफरेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के हैं तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी वही है, इलेक्ट्रॉन का मास भी वही है। तो हम इसलिए कहते हैं कोई भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में हम फिल कर लें, वो सिंपली इलेक्ट्रॉन जो है ई बाय एम वैल्यू उनकी क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। तो ये हमारे पास था डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन या कैथोड रेज। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन है। एक साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, 1886 में एक जर्मन फिजिस्ट था, इसने डिस्कवर किया किसको, प्रोटॉन को। अच्छा, कैसे डिस्कवर किया? ये गिलास डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, इसमें भी हमारे पास ये एनोड है और ये परफोरेटेड सुराख वाला मसामदार। अब इसको हम कैथोड का नाम दे रहे हैं, ये वैक्यूम ट्यूब लगी हुई है, इन दोनों को हमने सप्लाई से वोल्टेज से हाई वोल्टेज सप्लाई से जोड़ा हुआ है। अच्छा, अब हुआ क्या, हमने इसमें ये हुआ कि गैस इसके अंदर कोई फिल थी, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर क्या थी, कोई गैस फिल थी। कैथोड रेज यहां से निकली, कैथोड रेज ने क्या किया, इन जो गैस मॉलिक्यूल थे इनकी आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट किया। नॉकआउट करने से क्या हुआ, इस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ। जब भी किसी से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब ये आपको पॉजिटिव यहां नजर आ रहे हैं। अब इन पॉजिटिव ने क्या किया, ट्रेवल करना शुरू किया, कहां, कैथोड की तरफ। क्यों? क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज था और इन पे पॉजिटिव था। अब इन्होंने जब प्रोटॉन ने जो पॉजिटिव चार्ज ने परफोरेटेड कैथोड की तरफ मूव किया तो इस सुराख में से गुजर कर उन्होंने गिलास ट्यूब के साथ टकराए और फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस किया। अब क्योंकि इन्होंने इसमें से गुजर गए इसलिए इनका दूसरा नाम किनाल रेज रखा गया। बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है वाई पॉजिटिव रेज आर कॉल्ड किनाल रेज। तो आप ये एक्सपेरिमेंट लिखने के बाद कहेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव रेज इन परफोरेटेड कैथोड के अंदर से गुजर के गिलास के साथ टकराए और फ्लोरेसेंस ग्लो प्रोड्यूस किया, इसलिए इन्हें किनाल रेज का नाम दिया गया। तो इस वजह से हमारे पास क्या हुआ, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुआ। इन पॉजिटिव रेज को उन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया। अच्छा, अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात कर ली जाए, प्रॉपर्टीज फिर वही है कि स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड। क्यों कैथोड की तरफ मूव करते हैं? क्योंकि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है उन पे चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन जो कैथोड रेज है उस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए ये किसकी तरफ मूव करेंगे, कैथोड की तरफ मूव करेंगे। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल है डिफ्लेक्शन शो करता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक हमारे पास ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। इससे क्या शो होता है कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर हम पॉजिटिव रेज को जिंक सल्फाइड प्लेट पर हम फॉल करवाते हैं तो फ्लैश प्रोड्यूस होता है, चमक प्रोड्यूस होती है, ये भी इसकी प्रॉपर्टी है। E बाई एम वैल्यू हमने कैथोड रेज में बात की थी कि E बाई एम वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। कोई भी गैस यूज कर लें क्योंकि सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इस केस में डिफरेंट हो जाएगा। हमारे पास अगर कोई भी गैस है, हीलियम है, नियॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इधर से निकल भी गया तो अब आप देखिए इसके पास प्रोटॉन 2 हैं, न्यूट्रॉन भी 2 हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन तो निकल गया लेकिन इसके पास प्रोटॉन 10 हैं, न्यूट्रॉन भी 10 हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो तो सेम है लेकिन पीछे पॉजिटिव चार्ज सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि E बाई एम वैल्यू जो है वो वेरी करती है जब भी कोई और गैस इसके अंदर यूज करते हैं। अच्छा, अगर इसकी हम बात करें कि E बाई एम अगर चार्ज और मास की रेशो लें तो E बाई एम वैल्यू कैथोड रेज की ज्यादा होगी और इस पॉजिटिव रेज की कम होगी। वजह, क्योंकि जब भी किसी का मास बढ़ता है हमारे पास, जब भी मास बढ़ेगा ओवरऑल वैल्यू कम होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में जब वैल्यू बड़ी आ जाए तो ओवरऑल वैल्यू कम हो जाती है। तो क्योंकि इसका मास ज्यादा होता है तो इसलिए E बाई एम वैल्यू पॉजिटिव रेज की कम होगी और कैथोड रेज की ज्यादा होगी। मास देख लें 1836 टाइम इसका मास ज्यादा है कैथोड रेज से, 1836 टाइम्स हैवियर है ये कैथोड से, ये भी ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा इसे। अच्छा, अब मैं यहाँ एक बात करने जा रहा हूँ, E बाई एम वैल्यू अगर कोई किसी गैस का मास ज्यादा है उसकी E बाई एम वैल्यू क्या होगी, कम होगी। कोई गैस का मास कम है तो उसकी E बाई एम वैल्यू क्या ज्यादा होगी, यही बात यहाँ कर रहा है।
लाइटर गैस जो है उसकी E/m वैल्यू मैक्सिमम होगी, क्यों? उसका मास कम है तो ओवरऑल वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। हैवियर गैस है कोई भी, उसकी E/m वैल्यू मिनिमम है, क्यों? मास ज्यादा है। अब मास ज्यादा होने की वजह से डिनोमिनेटर में वैल्यू बढ़ गई है, इसलिए उसके अंदर जो है E/m वैल्यू कम आएगी। तो ये था डिस्कवरी और प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें एक साइंटिस्ट है जेम्स चैडविक, 1932 में उसने जो है डिस्कवर किया न्यूट्रॉन को। अब इसको फिर नोबेल प्राइज से नवाजा गया फिजिक्स के अंदर 1935 में। अब जरा डिस्कवरी को देखें, हमारे पास ये पोलोनियम सोर्स है, लेड का ब्लॉक है, ये पोलोनियम सोर्स है यहाँ, इससे अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम निकली, ये बेरिलियम एज ए टारगेटेड मटेरियल रखा हुआ है, ये अल्फा पार्टिकल की स्ट्रीम इस बेरिलियम पे फॉल करवाई गई। जब इस पे जाके अल्फा पार्टिकल स्ट्रीम टकराई, अब ये कुछ पार्टिकल या कुछ रेज निकली। अब ये रेज जब चार्ज डिटेक्टर में से गुजरी तो इसको चार्ज डिटेक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया। इट्स मीन ये क्या है? ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रल रेज है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, अब हमें बेसिकली न्यूट्रॉन की जरूरत क्यों पेश आई? साइंटिस्ट ने जब डिस्कवर कर लिया इलेक्ट्रॉन को और प्रोटॉन को, तो उन्होंने सोचा कि तमाम का एटम जो है वो डिस्कवर हो चुका है। लेकिन जब उन्होंने वेट किया कि एटम का वेट किया और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेट किया, तो एटम का मास अभी भी वेट ज़्यादा था। इट्स मीन अब जो क्या है हमारे पास जो मास ज़्यादा होने की वजह से उन्होंने कहा कि अब कुछ न कुछ पार्टिकल अभी भी इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, अब उन्होंने फिर ये एक्सपेरिमेंट किया, उसकी वजह से क्या हुआ? ये न्यूट्रल जो है प्रोटॉन जो है न्यूट्रॉन जो है ये डिस्कवर हुआ। अब इससे अब हमारे पास एटम का पूरा मास क्या हुआ? वेट पूरा हो गया। तो अब अगर देखें, हीलियम एक हमारे पास अल्फा न्यूक्लियाई होता है, इसकी बम्बार्डमेंट करवाई जाए बेरिलियम पे तो कार्बन और न्यूट्रॉन ये प्रोड्यूस हो रहा है। बेसिकली ये है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो अगर कोई एक न्यूट्रॉन टूटता है वो 3 चीज़ों में कन्वर्ट होता है। कौन सी चीज़ें? एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रिनो है। इट्स मीन अगर एक न्यूट्रॉन टूटता है तो हमें 3 चीज़ें देता है। गैसेस को आयनाइज करने की सलाहियत इसके पास नहीं है, हाईली पेनिट्रेटिंग पावर है, पेनिट्रेशन से मुराद आर पार जाने की सलाहियत। अब इसके अंदर सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर है, एक्सपेल कर सकता है हाई स्पीड प्रोटॉन को। किस में से? 4 चीज़ों में से, पैराफिन्स, अल्केन में से, पेपर में से, वाटर में से और सेलुलोज। इन 4 में से हाई स्पीड प्रोटॉन को ये निकाल सकता है। न्यूट्रॉन की अगर टाइप्स को देखा जाए तो न्यूट्रॉन की बेसिकली 2 टाइप्स होती है, एक फास्ट न्यूट्रॉन और एक स्लो न्यूट्रॉन। अब फास्ट न्यूट्रॉन और स्लो न्यूट्रॉन में फर्क क्या होता है? इनकी एनर्जी का फर्क होता है। अगर किसी न्यूट्रॉन की एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो वो क्या होगा? फास्ट न्यूट्रॉन होगा। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है। अगर किसी न्यूट्रॉन की एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि क्या है? स्लो न्यूट्रॉन है। अब इन दोनों में से इफेक्टिव कौन सा है? इफेक्टिव की जब बात आएगी तो न्यूट्रॉन जो स्लो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कंपेयर टू फास्ट न्यूट्रॉन। इसकी एग्जांपल अगर हम केमिकल इक्वेशन से देखें तो हमारे पास अगर हमने फास्ट न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन पे फॉल करवाया तो बोरॉन और अल्फा पार्टिकल जो है वो एमिट होते हैं। अगर इसी तरीके से अगर हम न्यूट्रॉन को जो स्लो था उसको हम बम्बार्ड करवाएं कॉपर के ऊपर, तो पहले कॉपर 65 था, कॉपर 66 में चेंज हुआ, इसके नतीजे में हमारे पास गैमा रेज निकली। और अगर आप देखें तो ये रिएक्शन रुका नहीं, इस रिएक्शन में जो कॉपर था वो रीअरेंज होकर जिंक में और बीटा पार्टिकल निकले। तो अब आप उसमें देखें सिर्फ हमारे पास अल्फा पार्टिकल की एमिशन हुई, लेकिन स्लो न्यूट्रॉन के नतीजे में हमारे पास 2 पार्टिकल जो है वो एमिट होते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि ये वाला ज़्यादा इफेक्टिव है और वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है। अब न्यूट्रॉन के इंटेंस बायोलॉजिकल इफेक्ट भी हैं जिसकी वजह से ये ट्रीटमेंट, कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, क्योंकि जिस हिस्सा बॉडी का जो भी उसमें कैंसर सेल मौजूद है उस पर आप न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवाए जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो ये क्या करते हैं? उन कैंसर सेल को उस जगह में से क्या करते हैं? डैमेज करते हैं। इसलिए इसका बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या है कि ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी यूज होता है। तो ये हमारे पास आज 3 टॉपिक थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन
और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और उनकी प्रॉपर्टीज़, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इनको अच्छी तरीके से आप कीजिएगा। कोई अगर कन्फ्यूजन होती है तो आप ग्रुप में डिस्कस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।